नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस सारे कंपनीज़ के मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स और फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके सारे कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले जो कंपनीज है इसका नाम है आवास फाइनेंशियल लिमिटेड्स। तो आवास फाइनेंशियल लिमिटेड्स जो है वो एक एनबीएफसी कंपनी है। अगर मैं इस एनबीएफसी के मतलब एक्चुअली देखा जाए तो एनबीएफसी है और वो भी किसके ऊपर, फाइनेंस कंपनी के ऊपर, जो हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। देखिए हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लीडर्स प्लेयर है, जहाँ पे एचडीएफसी जो सबसे बड़ा कंपनीज है, उसके बाद है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, उसके बाद हुडको भी है, उसके बाद है एवस फाइनेंस। तो इस कंपनी का मार्केट कैप 12,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का कर्जा भी है और कंपनी का मतलब डेब्ट भी है और कंपनी का आरओसी आरओवी यहाँ पे 9% के आसपास देखने को मिला। अभी इस कंपनी का देखिए आरओई जो है वो मुझे ठीक ठाक लेवल में दिखा, क्योंकि आरओई कोई भी फाइनेंस कंपनी में आरओसी देखना नहीं है, आपको देखना है आरओई को, क्योंकि आरओई अगर ठीक ठाक है तो ठीक ठाक चल रहा है, अगर आरओसी कम है तो थोड़ा सा वीकनेस है, मगर उतना वीकनेस नहीं मानूंगा। तो कंपनीज के पी रेशियो जो है वो ठीक ठाक लेवल्स पे है, 27 के आसपास है। अभी देखना है पी रेशियो के एवरेज कितना है। पी रेशियो देखिए मीडियम जो एवरेज है वो 57 है और कंपनी का अभी कितना चल रहा है, 27 के आसपास। इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि जब कोई कंपनी अंडर वैल्यूड होता है तो उसका ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी हायर चांस होते हैं। तो कंपनी का जो एक साल में जो कंपनी का पी रेशियो है वो कितना मीडियम है, वो 35 के आसपास है। इसका मतलब एक साल में भी अंडर वैल्यूड है और 5 साल में भी अंडर वैल्यूड है। कंपनीज के देखिए 2 पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। कंपनी देखिए क्वार्टरली इस बार हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया, 350 करोड़ से 467 करोड़ तक। कंपनी के इन्वेस्टमेंट कितना है, एक 135 करोड़ से बन चुके हैं 187 करोड़ के आसपास। कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, नेट प्रॉफिट है, 89 करोड़ से बन चुके हैं 110 करोड़। अभी ये सारी चीज तो ठीक ठाक है। कंपनीज के 2 पॉइंट्स अब ये भी देखेंगे। तो कंपनी का अभी एनपीए यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया गया, तो एनपीए के बारे में बात करूं तो नेक्स्ट जो मतलब प्रीवियस जो एनपीए था मेरे हिसाब से 0.68 के आसपास, और इस बार भी उसी तरीके से एनपीए देखने को मिलेगा, इस तरीके से एक्सपेक्टेशन किया गया है। तो मेरे हिसाब से एनपीए को कंपनी शानदार तरीके से कंट्रोल किया। एनपीए जितना कम होगा उतना ही कंपनी ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि देखिए मान के चलिए आपने आपका दुकान से 10 लोगों को अलग-अलग मतलब आपने प्रोडक्ट बेचा और इस 10 लोगों ने क्या किया, आपको आपको पैसा वापस तो किया, उनमें से 3 लोग आपको पैसा वापस नहीं किया। तो ये जो पैसा वापस नहीं किया उसको बोला जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो मतलब एक्चुअली इसको एनपी नहीं, इसको प्रोविजन कहा जाता है। तो एनपी का मतलब क्या है, आपने कितने पैसे मार्केट से उठा नहीं पाए। तो इसका मतलब एनपी जो परसेंटेज है वो जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए खासियत बनेगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक हो रहा है। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी कंपनी हाईएस्ट यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया और करंट टिल टू मंथ, तो इसमें भी आप देखेंगे तो कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट देखने को मिला है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी शानदार है, प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार है। देखिए हाउसिंग लोन इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि देखिए हर लोगों को घर चाहिए और घर खरीदने के लिए देखिए डायरेक्टली आपको मान के चलिए एक आप फ्लैट खरीदने के लिए जा रहे हैं जिसका कीमत 1 करोड़ है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 करोड़ है। क्या आप डायरेक्टली आप 1 करोड़ आप पैसा देकर घर खरीदारी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आप किसी न किसी फाइनेंस के माध्यम से ही करेंगे, किसी न किसी फाइनेंस कंपनी के माध्यम से ही इस तरीके से घर खरीदारी करेंगे, तो उसका डायरेक्टली बेनिफिट आपको मिलेगा और उस कंपनी को भी मिलेगा। क्योंकि देखिए एक प्लस पॉइंट क्या है, आपको जो लोन देंगे जो घर के लिए, तो आप तो वो घर के लिए आपको लोन मिटाना ही पड़ेगा। अगर ना मिटा पाए तो वो घर का कब्जा कर लेंगे। तो इसके लिए लोन, ये जो एनपीए कम होता है, यही पॉइंट्स है जिसके चलते ही एनपीए कम होता है, क्योंकि अगर वो लोन ना देकर भी भाग जाए तो फिर भी घर तो पड़ा रहेंगे ना, तो वो बैंक का कर्जा कब्जा कर लेंगे। तो ये भी आपको सोचना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है जो इस तरीके से कंपनी को मिलता है। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के, देखिए प्रोमोटर से लेकर एफआईएस डीएस पब्लिक हर किसी ने निवेश किया। देखिए एफआईएस ने क्या किया, इस बार होल्डिंग्स बढ़ाया, और सॉरी डीएस ने होल्डिंग्स बढ़ाया और एफआईएस ने छोटा मोटा स्टेक बेचा। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा माल बेच दिया, 2-3% बीच में बेचेंगे फिर से खरीदारी करेंगे। तो इस तरीके से तो चलता रहता है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। इसको आप जरूर पॉजिटिवली जरूर लेना, मतलब पॉजिटिवली इस कंपनी को ऊपर जरूर फोकस रखना।
रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, हाँ, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, बहुत सारे लोगों की इस क्वेश्चन होता है कि सर इस कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कंपनी का देखिए बोरिंग्स कितना है। अगर कोई फाइनेंस कंपनी का बोरिंग्स इंक्रीज़ हो रहा है और उस हिसाब से कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, उस हिसाब से कंपनी सेल्स भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो सोचना उस कंपनी में बिग पॉजिटिव आपको देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए कर्जा वही कंपनी लेते हैं जिस कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोन बाँटते हैं। तो लोन बाँटेंगे इसीलिए तो कर्जा लिया, क्योंकि इस तरीके से कंपनी क्या पैसा लेकर घर में रखेंगे? क्या कोई प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे? बिल्कुल नहीं। वो पैसा लिया, उस पैसे को लोन के हिसाब से बाँटा और उसी लोन से उस कंपनी का फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिला है। अभी रही बात कंपनीज़ के चार्ट पैटर्न्स का, तो चार्ट पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बना, मैं आपको पहले भी मेंशन किया था। मैं ऑब्वियसली जिस तरीके से करेक्शन हुआ और जिस तरीके से यहाँ पे एक लेवल्स क्रिएट हुआ, मुझे लगता है कफ विद हैंडल पैटर्न्स क्रिएट हो रहा है और कफ विद हैंडल्स पैटर्न क्रिएट हो चुके हैं। तो जो यहाँ पे टारगेट अचीव इस लेवल तक हो सकते हैं। अगर मैं इस कफ विद हैंडल पैटर्न को आपके सामने मेंशन करूँ, तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट लेवल इस कैंडल ने दिया और कन्फर्म ये इस कैंडल ने कर नहीं पाया, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। जब इसके ऊपर क्लोजिंग होगा तो एक एंटी लेवल्स बनेगा और आपका टारगेट लेवल कहाँ तक होगा, यहाँ पे जो कप का जो हाइट है, साइज है, उस लेवल तक टारगेट रहेगा। देखिए वही टारगेट बन के आ रहा है इसका रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब इजीली टारगेट होने का अचीव होने का चांसेस है। तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे इस हाई कैंडल के ऊपर अगर कोई भी क्लोजिंग दे, मैं ऑब्वियसली मैं एक एंटी लेने वाला हूँ और मेरा टारगेट 14% के आसपास रहेगा। तो आपका क्या राय है, जरूर कमेंट्स करना। तो देखिए ये मेरा कोई आपको ये नहीं कि मैं आपको बोल दूं कि ये कोई रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन के हिसाब से मत सोचना। ये टोटली आपको एक जानकारी देना था। आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न किस बेसिस में बनने के बाद आपको एंटी लेने के लिए सोचना चाहिए, वो आपको मैं एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज एंटी लेना एग्जिट करना आपके हाथ में ही होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है यूपीएल। देखिए यूपीएल इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है, आप सभी जानते हैं। एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज में इंडिया के नंबर वन कंपनी था यूपीएल। आज कंपनी सेकंड पोजीशन में पहुंच चुके हैं। इसके पीछे दो कारण है। कंपनी अगर सिर्फ एग्रोकेमिकल्स के ऊपर ही काम करता तो ठीक होता, तो एक नंबर वन में रहता। कंपनी बीच में क्या कर दिया, स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी काम करना स्टार्ट किया और स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी फोकस रखा। जिस केमिकल सेक्टर आज स्लो डाउन में है, लगातार लगातार करेक्शन में है, क्योंकि ग्लोबली मार्केट में जो डिमांड है स्पेशलिटी केमिकल्स का, उसका डिमांड्स क्या हुआ, कम हुआ। और इसी के चलते है स्पेशलिटी केमिकल्स जितने सारे कंपनी बेच रहे हैं उसका डिमांड्स कम हुआ। चाहे देखिए आप एसआरएफ के बारे में भी सोच लीजिए, एसआरएफ इंडिया की नंबर वन कंपनी है और उस कंपनी का भी हालत आज खराब हो गया। तो सोचिए, मेरे हिसाब से जितने सारे केमिकल्स कंपनी है उसको लगातार लगातार प्रेशर इसी जगह जगह से बन रहा है। तो कंपनी का मार्केट कैप 45,500 करोड़, पी रेशियो 16 के आसपास है, आरओसी आरओई तो एवरेज लेवल के ऊपर है। चलो सब कुछ ठीक ठाक है। तो कंपनी के ऊपर एवरेज जो पी रेशियो बन रहा है, वो पी रेशियो किस बेसिस में है वो मैं आपको बता दूं। करंट पी रेशियो कितना है, 16 के आसपास। और कंपनी का मीडियम पी रेशियो 5 साल में कितना है, 17 के आसपास। इसका मतलब कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है। तो कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है, तो हायर चांसेस होने का पॉसिबिलिटी है। तो किस बेसिस में होगा मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखिए। कंपनी क्या किया, सेल्स को डाउन किया। क्यों किया, मैं आपको पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल बेच रहा है उसका सेल्स डाउन होगा ही होगा। किसी भी कंपनी को उठाकर देख लीजिए, चाहे वो एसआरएफ हो, चाहे वो फाइन ऑर्गेनिक हो, चाहे वो और कुछ कंपनीज हो। तो कंपनी का देखिए एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखा। मगर कंपनी का जो प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट जो है वो कुछ 102 करोड़ हुआ। तो आप कहेंगे सर 102 करोड़ क्यों हो गया, कंपनी का तो एक्सपेंस उतना ज़्यादा नहीं था। देखिए एक ट्रिक्स यूज़ करते हैं बड़े बड़े कंपनीज। देखिए टैक्स के बारे में बात करूँ, देखिए टैक्स उस साल में कम दिया जाता है जिस साल में कंपनी का देखा जाए तो परसेंटेज सॉरी प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं। तो प्रॉफिट ज़्यादा दिखाने के लिए मतलब यहाँ पे टैक्सेस कम किया जाता है। प्रॉफिट कम दिखाने के लिए टैक्सेस ज़्यादा पेमेंट किया जाता है। मतलब जिस साल में सेल्स डाउन है, उस साल में एक्सपेंस भी ज़्यादा हुआ, उस साल में ही देखेंगे तो आप टैक्सेस ज़्यादा पेमेंट करेंगे। क्योंकि प्रॉफिट कम इसीलिए दिख रहा है, वो इसीलिए प्रॉफिट कम किया क्योंकि लोग पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके शेयर के ऊपर और भी सेलिंग करे। सेलिंग नहीं करेंगे तो बड़े ऑपरेटर माल कहाँ से खरीदारी करेंगे। हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं, हम लोग टॉप में बाय करते हैं और नीचे लॉस में सेल करते हैं, डाउन में। और बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, लोअर साइड में बाय करते हैं और टॉप में जाकर बेचते हैं। तो वही नजरिया आपको चार्ट पैटर्न में दिखेगा। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए बार बार इसी लेवल में आने के बाद देखिए यहाँ से टच किया ऊपर गया, यहाँ पे टच किया ऊपर गया,
यहाँ पे टच किया, ऊपर गया। तो इसका मतलब बार-बार देखिए नीचे आने के बाद ऊपर लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? आपको लग रहा है कि पब्लिक लेके जा रहा है? बिल्कुल नहीं, बड़े प्लेयर्स लेके जा रहे हैं। तो फिर से देखिए वही रेंज को वो रिटेस्ट किया, जो रेंज प्रीवियस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस अभी बन चुके हैं कंपनी के लिए एक बिग सप्लाई ज़ोन। तो वो सप्लाई ज़ोन को रिटेस्ट किया। मेरे हिसाब से यहाँ से अगर मुझे कोई ग्रीन कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिखे, तो मैं ज़रूर यहाँ पे एंट्री लूँगा और टारगेट एटलीस्ट इस रेजिस्टेंस तक रखूँगा, जो रेजिस्टेंस को वो बार-बार रिटेस्ट कर रहा है। तो बाकी आपकी जो राय है उस हिसाब से ज़रूर काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है सीडीएसएल। देखिए सीडीएसएल इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है, आप सभी जानते हैं। सीडीएसएल के बारे में डिस्कशन करूँ तो सीडीएसएल एक ऐसी कंपनी है जिसका मतलब फ्यूचर विज़न बहुत क्लियर है और फ्यूचर में बहुत बड़ा होने का कैपेबिलिटी है। क्योंकि देखिए आज हर कोई पहले पिछले हर कोई कंपनी के जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, मान के चलिए ज़ीरोधा, साथ ही साथ एंजेल वन, फाइव फाइव पैसा, उसके साथ आप स्टॉक, तो ये जो जितने सारे कंपनीज़ है, ये सारे कंपनीज क्या कर रहे हैं? सारे कंपनीज पहले क्या करते थे, इतने सारे लोग डीमैट्स अकाउंट्स में कोई भी शेयर खरीद के रखते थे, वो कंपनी के पास ही रहता था। और उस पास ही रहने में एक दिक्कत क्या था, वो जितने डीमैट अकाउंट के आपका पैसा है, उस पैसे को वो अलग जगह पे वो इन्वेस्ट करते थे, उस पैसे से वो काम करते थे, ट्रेडिंग करते थे। तो इसीलिए बहुत सारे कंपनी नुकसान भी कर दिया। इसीलिए देखा जाए आज जो कार्वी आप नाम सुने होंगे शायद, अगर सुने होंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके येस लिख देना। कर्वी जो कंपनीज़ है, उसको सेबी ने बंद कर दिया, टोटली बंद कर दिया इस तरीके से खराब मतलब काम करने के लिए। तो सीडीएसएन और एनएसडीएल ये दोनों कंपनी क्या किया कि जितने सारे कंपनीज़ का डीमैट अकाउंट है, वो सारे के सारे शेयर्स इसके पास जमा रहेंगे। इसमें क्या होगा, आपका जो शेयर्स है, वो सेफ्टी रहेगा। तो मेरे हिसाब से एक गुड डिसीजन है सेबी की तरफ से, तो इसलिए सीडीएसएल का फायदा होगा और एनएसडीएल का भी फायदा होगा। तो एनएसडीएल अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, सिर्फ सीडीएसएल ही लिस्टिंग है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फायदा जरूर दिखेगा। तो जब ऑल ओवर मार्केट का ग्रोथ होगा, हर कोई स्टॉक मार्केट के ऊपर निवेश करेंगे, तो इस तरीके से कंपनी को डायरेक्टली फायदा मिलेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ क्योंकि आरओसी आरओई बेस्ट है, डेप्थ एकदम जीरो है। उसके साथ अगर पी रेशियो के बारे में बात करूँ, तो पी रेशियो के एवरेज के पी रेशियो 36 है और कंपनी का पी रेशियो 40 के ऊपर है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा अभी करेक्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि कंपनी भी थोड़ा-सा ओवर वैल्यूड है। तो कंपनी के बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी क्वार्टरली देखिए इस बार 150 करोड़ का सेल किया, 70 करोड़ का एक्सपेंस किया और कंपनी का प्रॉफिट रेशियो 74 करोड़ बना। तो ओवरऑल पिछले सालों की तुलना से जंप हुआ। तो हर पॉइंट इस कंपनी का फ्लेवर में है, तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर फोकस रखना। रही बात इसका चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको ट्रेड मेंशन कहाँ पे किया था? यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली बाइंग एक ट्रेड बना था और वो भी कितना 22% के आसपास। जब कंटिन्यूअसली बाइंग ट्रेड बनता है तो उसको मार्किंग कर लेना, तो नीचे साइड में और ऊपर साइड में। तो मैंने मार्किंग यहाँ पे करके दिया और एंट्री कहाँ पे बना, उसी यहाँ पे टच होने के बाद एंट्री होगा और टारगेट यहाँ तक रहेगा। क्या टारगेट हुआ? बिल्कुल नहीं, टारगेट अभी तक नहीं हुआ क्योंकि टारगेट के आसपास ही है, उसी के पास यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करा है। तो कुछ जब टारगेट के आसपास होता है तब कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो उसके बाद देखिए डायरेक्टली इसको टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो मैं अभी तक होल्ड करके रखा हूँ। मेरा एंट्री यहाँ पे है, नीचे आया तो एवरेज किया, प्रॉफिट बुकिंग किया इस जगह पे, फिर से यहाँ पे कंटिन्यू किया, अभी भी मुझे टारगेट नहीं मिला, तो मैं होल्ड करने के लिए इंतज़ार करूँगा। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना क्योंकि इस वीडियो में बहुत पहले से ही बना के आपको भेज रहा था कि यहाँ पे बार-बार वो यहाँ पे जब एंट्री लेवल हुआ था तब भी वीडियो बना के दिया, यहाँ पे जब करेक्शन हुआ यहाँ पे भी वीडियो बनाया, यहाँ पे भी वीडियो बनाया, यहाँ पे भी बनाया और यहाँ पे तो 4-5 बार वीडियो बना के आपको बताया। तो मैं आपको इसीलिए इन्फॉर्म कर रहा था, कोई बाय एंड सेल करने के लिए नहीं, आपको मैं बार-बार इन्फॉर्म इसीलिए कर रहा था कि आपको भरोसा लगे, जब इस कंपनी टारगेट बनेगा तब आपको भरोसा दिखे कि हाँ, यहाँ पे बार-बार सैन ने बोला था कि ये जो पैटर्न्स है, ये जो पैटर्न्स क्रिएट होता है, ये जो पैटर्न्स 20% के ऊपर जो पैटर्न्स क्रिएट होता है, तो आउट ऑफ 10 तो 10 बार से मैं बार-बार देख चुका, 9 बार इस कंपनी टारगेट अचीव होता है। तो बाकी देखिए मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप किसी वीडियो को रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए। आप प्लीज़ स्टडी करके काम करना। तो आप स्टडी करके जब काम करेंगे मुझे भी अच्छा लगेगा और आप भी अच्छी तरीके से एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर और इंडिविजुअल ट्रेडर्स बन सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है लैंकॉर होल्डिंग्स लिमिटेड। तो लैंकॉर होल्डिंग्स लिमिटेड जो है, इस कंपनी के बारे में बात करूँ, इसका चार्ट पैटर्न देखिए, शानदार तरीके से परफॉर्मेंस किया, 25 से 50 हो गया। इसका मतलब फंड 2x कर दिया। तो इसलिए बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो क्या है बोनस का।
कंपनी 18 तारीख को 1 के बदले 2, इसका मतलब हर 2 शेयर में, मान के चलिए आपके पास 20 शेयर है, तो आपको 10 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, तो कुल मिलाकर आपको 30 शेयर हो जाएगा। तो इस बोनस के हिसाब से अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो इस कंपनी को स्टडी करके जरूर करना, क्योंकि रिस्की कंपनी है, बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से जरूर डिसीजन लेना। तो वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक सॉरी प्लीज, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो प्लीज आपके रिस्क के हिसाब से करिए। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।